सो भाई हम लोग अपने पहले चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं व्हाट इज कॉल्ड एज थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ स्टेट। तो ये बात क्लियर हो गई कि स्टेट का मतलब वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश नहीं होता है। स्टेट के चार एलिमेंट्स हमने पढ़े थे। द फर्स्ट वाज पॉपुलेशन, सेकंड वाज टेरिटरी, थर्ड वाज गवर्नमेंट एंड चौथा कौन सा था? सॉवरेनिटी, जो उसको सो कॉल्ड सुप्रीम पावर कंट्रोल करती है। चलिए, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि भाई डे वन तो इंसान ऐसा था नहीं जैसा आज है। पहले थोड़ा वो बंदर की तरह लोग लगते थे, फिर पूंछ गायब हो गई पीछे से और मूंछ आ गई आगे आदमियों के। इज दैट क्लियर? तो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप की थिंग्स केप्ट ऑन चेंजिंग। तो बहुत पुराने जमाने में ये होता था कि भाई जो गांव में लोग रहते थे वो अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे और उस गांव को ही स्टेट बोला जाता था। परिवार बढ़े, लोगों के जन्म हुए, मृत्यु हुए, लोग फैल के शहर तक चले गए। फिर ये हुआ कि भाई एक तरह के जो लोग हैं वो एक जगह रहेंगे, दूसरी तरह के लोग दूसरी जगह रहेंगे। तो आपके दादाजी के जो पापा थे, मान लीजिए आपके दादाजी के पापा के चार बच्चे थे, तो एक आपके दादाजी और तीन उनके भाई। अब ये चार लोग एक जगह रहते थे, फिर आगे शादियां हुई, आपके पापा हुए, चाचा जी हुए, उनके भी बच्चे हुए, वगैरह वगैरह, हो गए दो चार सौ लोग, उससे दो चार हजार, उससे दो चार करोड़ एंड सो ऑन, बहुत ढेर सारे लोग इकट्ठे होते गए। तो बात आई कि भाई अब इनको कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, डंडा लेके तो नहीं मार सकते सबको। उसी सिस्टम को हमने कानून बोलना, रेगुलेशन बोलना स्टार्ट कर दिया। तो इसमें पहली थ्योरी है कि भाई ये स्टेट बना कैसे, थ्योरी ऑफ किनशिप। अब किनशिप वर्ड आया किससे है? किनशिप वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड किन। अब किन का मतलब क्या होता है? जैसे आपसे कभी कभी कोई पूछेगा हाउ मेनी सिबलिंग्स डू यू हैव, तो सिबलिंग शब्द का क्या मतलब है? भाई बहन। तो किन का मतलब हमारा जानने वाला, हमारा कोलीग, हमारा सो कॉल्ड सहपाठी। इट कुड बी आ रिलेटिव, इट कुड बी पीपल फ्रॉम कॉमन ब्लड एज वेल, इट कुड बी एनीबडी जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये हमारा अपना है, तो दे आर किन। समझ में गया? तो लाइक आई एम माई ब्रदर्स किन, यू आर योर सिस्टर्स किन, यू आर योर मदर्स किन। तो किन मतलब जो रिश्ता एस्टैब्लिश करता है बेसिकली। तो ये किन शब्द का मतलब समझ में आ गया? लोग सोच रहे होंगे छोटा है तो पिन है, चुभ गई, और उस आवाज में किन हो गया, किन किन ने मेरे को पिन मारी। समझ में आ गया? तो किन मतलब कौन, लोग एक तरह के। तो थ्योरी ऑफ किनशिप बेसिकली सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, और इसको भी किस भाई साहब ने बनाया था? एरिस्टोटल। अब लोग समझ गए कि लॉ के पीछे किसका हाथ था। एरिस्टोटल चुल्लुल पांडे था। ये मनु हर जगह आ रहा है। So society of many families were called as village, and village is naturally composed of descendants of one family. Descendant शब्द को हिंदी में वंशज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वंशज। जैसे आपने सुना होगा लोगों के नाम के आगे मोहम्मद शब्द लगा होता है, तो मोहम्मद का मतलब क्या होता है? जो मोहम्मद साहब थे, पैगंबर साहब, उनके परिवार के लोग। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम क्षत्रिय हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम राम जी के वंशज हैं। इज दैट क्लियर? तो मतलब वो परिवार से हमारा ताल्लुक है बेसिकली। इज दैट अंडरस्टूड वेल बाय ऑल? आपने सुना होगा कुछ लोगों के नाम के आगे खन्ना शब्द लगा होता है, मतलब वो खाना खा रहे थे और उनका नाम पड़ गया खन्ना। खाना खाओगे, खाना खाना। नो, पंजाब में एक जगह है खन्ना, एक जगह का नाम है बेसिकली। जैसे गुजरात में एक जगह है सागर। वॉट इट क्लियर? तो पंजाब में एक गांव है, उसका नाम खन्ना है, तो वहां पे जो लोग पैदा हुए उनका नाम खन्ना हो गया। तो नाउ अडेज दे आर कॉल्ड एज खत्री पंजाबी बेसिकली। इज दैट क्लियर? लॉजिक समझ में आ गया? फिर आगे उनके बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों के बच्चे, एंड सो ऑन। और हर फैमिली को गवर्न कौन करता था भाई? एल्डर। और पंजाबियों में तो रूल था, मैं सिखों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पंजाबियों की बात कर रहा हूं। जो परिवार का बड़ा लड़का होता था उसको पगड़ी पहनाई जाती थी। पगड़ी क्यों पहनाई जाती थी भाई? उसको लीडर की उपाधि दी जाती थी। वैसे ही शादी ब्याह में आप देखते होंगे लोगों को डिस्टिंग्विश करने के लिए दूल्हे से चुन्नी उड़ा दी जाती है और दूल्हा पगड़ी पहनता है। कभी कभी दूल्हे एकदम कार्टून वाली, जोकर वाली ड्रेस पहन लेते हैं, लगता है जादूगर ओपी शर्मा आ गए हैं क्या। इज दैट क्लियर? और आज भी अगर आपने देखा होगा जो गांव वगैरह में ठाकुर वगैरह लोग होते हैं या किसी ओकेजन में जाना तो बढ़िया पगड़ी वगड़ी पहन के जाते हैं। तो पगड़ी रिजेंबल्स देयर आइडेंटिटी, दैट दे आर पर्संस ऑफ एलीट इंपॉर्टेंस एज सच। सो अगेन जैसे पेड़ की टहनियां होती हैं, वैसे घर में भी सो जड़ जो थी वो एल्डर के हाथ में थी, और वो पूरे परिवार को कंट्रोल करता था। क्यों कंट्रोल कर लेता था? क्योंकि उनका उनके साथ कोई रिश्ता था। तो अगर आपके चार घर छोड़ के कोई अंकल कह रहे हैं ए ध्यान से सुनो, शाम को 8 बजे तक घर के अंदर आ जाना, आपके बोले ठेंगा मैं आऊंगा, हमारी आज पार्टी है, वहां जाएंगे, कैसे हम आएंगे 8 बजे तक, हम 10 बजे तक आ जाएंगे। तो आप अंकल की बात क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि आपका उनसे कोई रिश्ता
है ही नहीं। तो जब ढेर सारे विलेजेस आपस में जुड़ गए, उन्होंने सो कॉल्ड एक क्या बना ली, सोसाइटी। और आजकल ये फ्लैट्स वगैरह का सिस्टम कंट्री में ज्यादा आ गया है, क्योंकि भाई जमीनें कम हो गई, तो इंडिविजुअल घर महंगे होने लग गए, तो लोग फ्लैट बनाने लग गए। और फ्लैट के ग्रुप्स को भी क्या बोलते हैं, RWA, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। And that society is a state and contains itself a perfection of a government, जैसे गल्फ कंट्रीज में स्टार्टिंग में हुआ। कुछ लोगों ने आपस की एक कॉम बनाई, या वो जो बंजारे लोग होते थे एक जगह आके सब बस गए, और सब वहीं बसते गए बसते गए बसते गए, तो उन्होंने अपना एक मुखिया चुन लिया। मुखिया मतलब लीडर बेसिकली, ओके। तो वो उनकी अपनी सोसाइटी है। हम जिस सोसाइटी की बात करते हैं, दैट इज अ पॉलिटिकल सोसाइटी। आई रिपीट, दैट्स अ पॉलिटिकल सोसाइटी। इज दैट क्लियर? कभी सुना होगा भाई अग्रवाल समाज का मेला लग रहा है, सिंधी समाज की आज मीटिंग है, तो वो सिंधी कास्ट के जो लोग होते हैं उन्होंने अपना एक ग्रुप बना लिया। या भाई साईं संध्या समाज की आज वो नहीं है, क्या कहते हैं, चौकी निकलनी है, तो जो साईं बाबा को मानते हैं मोहल्ले में, उन सब ने अपना एक ग्रुप बनाया और भंडारा करवाया, कीर्तन वगैरह करते हो, सड़क पे प्रोसेशन निकालते हैं, तो वो भी एक समाज है। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? सो इन अदर वर्ड्स, फैमिली वाज द यूनिट ऑफ द सोसाइटी वाज द बिगनिंग। कहने का मतलब कि अगर फैमिली ही ना होती तो क्या सोसाइटी होती? नो। तो पहले इंसान फैमिली से बनता है, फिर अपने मोहल्ले को अपनी फैमिली समझने लग जाता है। सो द ब्लड रिलेशन एंड किनशिप ब्रॉट फैमिलीज टुगेदर एंड दे ऑल एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ द हेड। और जब हम पॉलिटिकली गवर्नड स्टेट हो जाते हैं, तो हमारा हेड यहाँ पे एग्जीक्यूटिव हो जाता है, जिसको हम प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? चलिए, तो किनशिप क्रिएटेड सोसाइटी एंड सोसाइटी इन टर्न क्रिएटेड अ स्टेट। तो सबसे पहले जब इंसान पैदा होता है ना, तो सेल डेवलप होता है बॉडी में, मदर के वूम में सेल डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे हार्ट डेवलप होगा, बाकी बॉडी पार्ट्स डेवलप होंगे, फिर बाहर आके वो सारे डेवलपमेंट को खत्म करना चाहता है, वो जानवर बन जाता है कभी कभी। तो पहले लोग बने, लोगों से ग्रुप्स बने, ग्रुप से छोटी छोटी सोसाइटी बनी, फिर जब ये हुआ कि भाई इनको कंट्रोल करने के लिए कॉमन अपर हैंड चाहिए, तो वी फॉर्म्ड अ स्टेट। समझ में आई बातें? पक्का? चलिए, so expansion of family arose new families and multiplication of families led to formation of clans। clans मतलब कुल, गोत्र, डिसेंडेंट। जैसे आपको 50 लोग मिलेंगे मोहल्ले में, आप उनसे पूछे भाई तुम्हारी कास्ट क्या है, हम गुप्ता हैं, हम केसरवानी हैं, हम अग्रवाल हैं, ये तो कास्ट हो गई ना। तो अगर आप किसी पूछे तुम कौन हो, भाई हम पंजाबी हैं। अब पंजाबी में कुछ लोग मेरी तरह से मल्होत्रा भी लिखते हैं, कुछ लोग टंडन भी लिखते हैं, कुछ लोग शर्मा भी लिखते हैं। सर ये शर्मा लोग तो पंडित हो गए? नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। कुछ पंजाबी होंगे बट दे विल राइट देयर सरनेम एज मेहरोत्रा, एंड कुछ पंजाबी होंगे दे विल राइट देयर सरनेम इवन एज टंडन और मेहरोत्रा। कुछ खत्री लोग भी टंडन लिखते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप किसको बिलोंग करते हो, आपने सरनेम क्या लिखा। तो जो मल्होत्रा कास्ट है बेसिकली, ये जो बंटवारे के टाइम पे उधर रावलपिंडी पाकिस्तान पंजाब से आए वो हो गए, और ये यूपी के खत्री पंजाबी हैं। बट आई हैव सीन मेनी पंजाबीज हु स्टिल राइट मेहरोत्रा। ये शर्मा आपको मिल जाएगा पंडितों में भी लिखने को, और पंजाबियों में मिल जाएगा, खत्रियों में मिल जाएगा। तो इट डिपेंड्स कि आप क्या लिखना चाहते हैं, वो तो डिपेंड करता है आपकी जात क्या है। जैसे राधिका मर्चेंट, तो मर्चेंट कोई कास्ट वैसी नहीं बनाई गई है, बिजनेस कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन मराठी में मर्चेंट है। हमारे नॉर्थ इंडिया में लोग गुप्ता, केसरवानी ऐसे लिखते हैं। कुछ लोग आपने सुना होगा सिंह लिखते हैं, मुलायम सिंह यादव। अब ये ठाकुर नहीं हुए, ठाकुर कब होंगे? जब सिंह पे रुक जाएंगे, आगे यादव नहीं होगा। यादव लिखा तो कृष्ण जी के वंशज हो गए। इज दैट क्लियर? और ये मत समझिएगा हर यादव दूध बेचता है। समझ में आ गया? पता लगा स्कूल में आपका कोई मित्र उसका नाम यादव है, क्या बोलेंगे? बोतल में दूध लाए हो? तो पता आप क्या बोलेगा? शिवरात्रि चल रही है, सांप हो जो पियोगे। समझ में आ गया? तो कुल, गोत्र, ये डिसेंडेंट रिलेशनशिप क्या है। और जब बच्चों शादी ब्याह की बात की जाती है ना, तो देखते ना कुंडली मिला लो। कुंडली पता है क्यों मिलाई जाती है? जस्ट टू सी कि कॉमन गोत्र में शादी तो नहीं हो रही है। सर फर्क क्या पड़ेगा? कॉमन गोत्र में अगर शादी हो गई तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वुड एग्जिस्ट, ऐसा होता है। और इसको बोलते हैं सपिंडा रिलेशनशिप। अभी मैं आपको हिंदू मैरिज, मुस्लिम मैरिज, मैरिज का जब हम लोग कंटेंट एंड में पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं। तो आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। एक्स वॉज अ पर्सन, इसकी दो औलादे थी, एक X1 और एक X2। X1 की औलाद A की B, C, D, E, F, G।
1 2 3 4 5 6 7 H। सर आप इतना क्यों लिख रहे हैं? एबीसीडी सिखा रहे हैं आज हमको। आई, इसकी औलादें छोटा ए, छोटा बी, छोटा सी, छोटा डी, छोटा ई, छोटा एफ, छोटा जी, छोटा एच एंड छोटा आई। सर व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स इस आई की इस आई के साथ शादी हो सकती है, ये भाई बहन का रिश्ता नहीं माना जाएगा। सात, इसको पिंड बोलते हैं। व्हाट इट क्लियर? पिंड पंजाबी में गांव को भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सपिंडा रिलेशनशिप। व्हाट इट क्लियर? तो अगर माना जाता है कि यहां तक जेनेटिक ट्रांसफर्स प्रॉपर हैं, डाइल्यूट हो रहे हैं यहां तक लगभग खत्म हो गए, बट अगर इस एफ की शादी बच्चों ई से कर दी जाए तो ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कल को क्रिएट हो जाएंगी। ऐसा टूटू खेमन का नाम आपने पढ़ा होगा इजिप्ट में शायद नॉवल, यस इट्स अ प्रूवन फैक्ट, और लॉ में भी ऐसा माना जाता है। तो मान लीजिए कि ये बी डी के साथ शादी करना चाहता है, बट ये परिवार वाले राजी नहीं है और शादी कर लेते हैं और कोर्ट में शादी चैलेंज हो गई, तो इस सपेंडर रिलेशनशिप के तहत हिंदू मैरिज एक्ट के तहत ये शादी अवैध करार कर दी जाएगी। हेयर लॉ इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिवीन नेचर, लॉ इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिवीन नेचर। व्हाट इट क्लियर? तो अगर ये रिसर्च हो चुकी है, आप अभी मत सोचिए कि सर आप बायो क्यों पढ़ा रहे हैं, जरूरी है बच्चों इन सब बातों का जानना, आप कल को वकील बनेंगे और सक्सेसफुल वकील बनेंगे। When a child is in the womb of the mother, अगर मम्मी लड़ाई झगड़े वाली मूवी ज्यादा देखें, मैं चैलेंज करता हूं उसामा बिन लादेन ही पैदा होगा। इसीलिए बोला जाता है हर धर्म में कि भाई अच्छी धर्म की किताबें पढ़िए, अच्छा डिसेंट म्यूजिक सुनिए, ज्यादा घूमिए फिरिए मत, कूदिए फानिए मत, नहीं तो औलाद भी वैसी ही पैदा होगी। वो बोलते हैं ना, कौन थे जिसने माँ की कोख में ही पूरा चक्रव्यूह सीख लिया था? अभिमन्यु। व्हाट इट, और ये सही है, हार्वर्ड पे इस पे रिसर्चेस भी हो चुकी हैं। बात पे भरोसा ना तो गूगल ब्लॉगिंग कर लीजिएगा। वहां पे अलाउड है, वहां नहीं मानते सपिंडर रिलेशनशिप, हमारे यहाँ माना जाता है। व्हाट इट, हिंदूज में माना जाता है, और ये है पिंड, ऐसे बोलते हैं कि 8th जनरेशन की शादी वैलिड है, और उसके बाद माना जाता है कि यहाँ तक डीएनए जो भी ट्रांसफर हो रहा है थोड़ा थोड़ा सो कॉल्ड रिलेशनशिप कैरी कर रहा है, बट ये फोटोकॉपी का फोटोकॉपी का फोटोकॉपी का फोटोकॉपी का इतना ब्लड हो चुका है कि अब यहाँ तक कोई रिश्ता रहा नहीं। समझ में आ गया? तो जैसे मेरी कास्ट मल्होत्रा है, तो हमारे घर में जब भी शादी के लिए कोई लड़की आएगी या किसी लड़की की शादी किसी लड़के के साथ जब होगी, आजकल ये बताना बहुत जरूरी है, इज दैट क्लियर? तो हम मल्होत्रा कास्ट में शादी नहीं करेंगे, चाहे 7 8 25 पिंड हो चुके हों, हम मान के चलते हैं वो हमारे भाई बहन ही है। इज दैट क्लियर? तो चावला में शादी हो जाएगी, टंडन में कर लो, शर्मा कहीं कर लो, बट सेम कास्ट में इसीलिए नहीं की जाती है। इज दैट क्लियर? अब मान लीजिए नहीं सर हमारे मोहल्ले में गुप्ता जी थे, दूसरे गुप्ता, दोनों की शादी हो गई, इन गुप्ता जी का गोत्र कुछ और होगा, इन गुप्ता जी का गोत्र कुछ और होगा, या सेम भी होगा तो ये 8वें रिश्ते पे आ चुके होंगे। कुंडली में बच्चों यही सब मिलाया जाता है। जो लोग कहते हैं ना फर्जी है, कहने को होता है, कोई फर्जी नहीं होता, क्योंकि लोगों को सच्चाई पता नहीं होती है, इसलिए वो सोचते हैं धर्म ग्रंथ सब कुछ बेकार है। ऐसा नहीं होता है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सो जैसे जैसे एक्सपेंशन हुआ, ट्राइब्स फॉर्म हुई चिल्ड्रन, और अल्टीमेटली स्टेट बन गया। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? मैं एक बार गया था वृंदावन, तो इस्कॉन टेम्पल गया, वहां पे मेरे को पंडित जी मिले। उन्होंने कहा आप क्या यहाँ पहली बार आ जा रहे हैं? मैंने कहा हाँ। कह रहे नहीं हमको लग रहा है कि आप लगभग यहाँ 2 4 बार और आ चुके हैं, आप रेगुलर विजिटर हैं। मैंने कहा नहीं ऐसा तो नहीं है। तो कह नहीं आपका चेहरा कुछ देखा दाखा लगा है। कभी एक पंडित जी मेरे को मिले तो वो बताया करते थे कि इंसान की 7 कॉपीज होती हैं इस दुनिया में। कितनी? 7 8 जो भी है मतलब। तो मैंने उनको यही ज्ञान दे दिया, बड़े खुश हो गए। कि आपको कैसे पता चला? मैंने कहा आप जैसे विद्वान ने मेरे को बताया था, तो मैंने इस बात को रट ली। तो हो सकता है भगवान ने एक खांचे से और बनाया होगा मेरा कोई रिश्तेदार, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। ओके, सो देयर आफ्टर फैमिली डिसिप्लिन कमांड ओबीडियंस ही बच्चों गवर्नमेंट के ओरिजिन हैं। तो आज अगर हम भी पाकिस्तानियों की तरह दलितर हो जाएं और हर छोटी छोटी बात पे लड़ने लग जाएं, तो हमारे यहाँ भी कल कौन प्रधानमंत्री होगा ये हमें नहीं पता। तो बच्चों R.M. मैक्लेवर बोलते हैं कि भाई सो कॉल्ड कंट्रोल से ही गवर्नमेंट बनती है, और पहला कंट्रोल सबसे पहले कहां नजर आता है? फैमिली में। अगर आप अपने पिताजी के कंट्रोल में नहीं हैं, पिताजी दादाजी के कंट्रोल में नहीं है, मम्मी नाना जी के कंट्रोल में नहीं है, तो समझ लीजिए देश को भी कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। कहने को कागज पे गवर्नमेंट होगी, रियलिटी में लीगल सेंस में वो गवर्नमेंट है ही नहीं। समझ में आ गया? आपके पेट में बहुत दर्द हो रही है और आपको 1 करोड़ रुपए मैं दे दूं और आपसे पूछूं आर यू हैप्पी, क्या ठेंगा हैप्पी सर, पेट पिला रहा है सर, दवाई मिल नहीं रही है,
मेरे को सो कॉल्ड 1 करोड़ के जेब में 1 रुपए भी नहीं है, बट आई एम द हेल्थीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट अर्थ, तो भाई वो हैप्पीनेस की डेफिनेशन कुछ और हो जाएगी। तो इन प्रेजेंट एरा ऑल्सो चिल्ड्रन अलग अलग लोग सॉरी अलग अलग तरीके से सोसाइटी को डिफाइन करते हैं। तो थ्योरी ऑफ किनशिप यही बोलती थी कि एक कुल के लोग, एक गोत्र के लोग जहां रहते हैं, आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, वही स्टेट हो गया। तो इस रेफरेंस में अगर आपका मोहल्ला है और उसमें आपके ही सो कॉल्ड जाति भाई लोग रहते हैं, उसको भी आप स्टेट किनशिप थ्योरी में बोल सकते हैं, बट क्योंकि हम तो पॉलिटिकली गवर्नड है तो हमें स्टेट नहीं बोला जा सकता। इज दैट क्लियर? आप बोल सकते हैं जज के सामने, जज साहब मेरे क्लाइंट को चाकू भोंक दिया और वो निपट गया, बट हाई कोर्ट में लैंग्वेज का बैरियर है, ये निपटने पटने वाली भाषा, कटलेट टाइप भाषा इस्तेमाल नहीं होती है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पे भी है। तो आपके मोहल्ले में आपकी कास्ट वाले लोग रहते हैं, इट इज अ स्टेट थ्योरी ऑफ किनशिप के हिसाब से, बट हमारे कानून के तहत वो स्टेट नहीं है, एम्बिट और बड़ा है, एम्बिट और बड़ा है। अगली थ्योरी आती है सेकंड थ्योरी चिल्ड्रन, आप नंबरिंग कर लें इसको, मैंने नंबरिंग नहीं की है नोट्स में। इट इज पुरुष प्रधान पैट्रियाटिकल सोसाइटी। ये क्या होती है सर? एल्डेस्ट मेल डिसेंडेंट को ही हेड माना जाता है, और शायद इसी के हिसाब से काफी साल तक इंडिया के अंदर भी लेडीज को, फीमेल्स को इलेक्शन लड़ने की परमिशन नहीं दी। अब 33% कर दिया गया है, बट वो जो अगला इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का 2029 में होगा उसमें उसको फॉलो करेंगे, अभी फॉलो नहीं किया। ओके, अभी तक क्या चल रहा है बच्चों? पैट्रियार्टिकल सोसाइटी। सर हेनरी मैन ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया और बोला भाई लॉ की स्पिरिट यही है, क्योंकि जो मेल पर्सन होगा वही कंट्रोल कर सकता है पूरे परिवार को, पूरे देश को, पूरी दुनिया को। बट जैसे जैसे चीजें बदली, लोगों को लगा नहीं ये तो भाई वन साइडेड बात हो रही है। व्हेन अ फीमेल कैन कंट्रोल द हाउस, हाउ शी कांट कंट्रोल अ पर्टिकुलर जॉब एरिया। और अगर आप इंदिरा नूई जी की बात करें, पेप्सिको की जो हेड थी, हिंदुस्तान में रहती तो शायद रोटी ही बनाने लग जाती। हो सकता है आपकी मम्मी जॉब में नहीं होंगी, बट घर की सारी बागडोर किसके हाथ में? मम्मी के हाथ में। सर असलियत बताएं सर, पर मम्मी को ऐसे देखना होता है, सब डर जाते हैं, चाहे आपकी मम्मी हो, चाहे आपके पापा की मम्मी हो, दादी माँ मतलब। ओके, तो सोसाइटी डेवलप हुई, लोगों के अंदर अकल आई। नहीं तो पहले क्या चलता था भाई? पैट्रिया पोटेस्टा, इसका मतलब मेल पर्सन हैज द फाइनल अथॉरिटी। सुना होगा घर में, हमको कुछ नहीं पता, जाओ पापा से बात करो। मम्मी बोलती है ना, मम्मी बोलती है पापा से बात करो, जो पापा बोलेंगे वही माना जाएगा। तो ये थ्योरी क्या चल रही है? पैट्रियाटिकल थ्योरी चल रही है, पुरुष प्रधान देश। ऐसा ही कंट्री में होता था। तो अंडर सो कॉल्ड पैट्रिया प्रोटेस्टस चिल्ड्रन, मेल पेरेंट को ही फैमिली का हेड माना जाता था, और इन्हीं के पास पूरे घर को कंट्रोल करने की अथॉरिटी होती थी। और बच्चों ध्यान से सुनिएगा, फैमिली बढ़ी कैसे? मल्टीपल मैरिजेस से। ही एक्सपैंडेड द फैमिली बाय पॉलीगेमी। पॉलीगेमी का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल मैरिजेस मेल्स कर सकते हैं सर, फीमेल नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, उनको पॉलीएंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीएंड्री। व्हाट? पॉलीएंड्री। तो पहले ऐसा होता था, राजा महाराजा शादी करते थे। आज अगर कोई 2 शादी कर ले तो सर रहने दीजिए, एक निभती नहीं आदमी की, 2 पता नहीं कैसे निभा लेगा, बट उस जमाने में ऐसा चलता था। इज दैट क्लियर? आजकल तो एक ही लड़की मिलना लड़की बहुत मुश्किल है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इतना चल रहा है। सो इसी वजह से ढेर सारी जो ट्राइब्स फॉर्म हुई, वहां पे पिता एक होते थे बट माताएं अलग अलग होती थी। तो फिर बोला गया भाई ये थ्योरी थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, हाउ द मेल पर्सन वुड बी हैविंग द फेथ इन अदर फीमेल्स। इज दैट क्लियर? तो भाई वो किस फीमेल को ज्यादा सपोर्ट करेगा? वो जोधा अकबर मूवी आपने देखी होगी, अकबर की कितनी रानियां थी। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो बट उस जमाने में ऐसा चलता था, आज ऐसा नहीं चलता। और क्योंकि इस मेल को इजाजत दी गई थी पूरा स्टेट कंट्रोल करने की, तभी इसकी हिम्मत भी पड़ पाई, ढेर सारी शादियां भी कर लेता था। फिर आया बच्चों विमेन एम्पावरमेंट का जमाना, नारी शक्ति। मैक्लेनन साहब ने, एडवर्ड जेंक्स ने इसको काफी सपोर्ट किया और बोला कि भाई ये जो पैट्रियार्टिकल सोसाइटी थी, ये प्रिमिटिव एज में तो कभी थी नहीं, इंसान ने इसको खुद बनाया। तो जब मेल पर्सन मल्टीपल शादी कर सकता है, तो फीमेल सेड कि हम भी किसी से कम नहीं है। हेयर विमेन हैड मैनी हस्बैंड्स। तो यहां पे अथॉरिटी किसके पास आ गई बच्चों? विमेन के पास आ गई। तो वहां पर्टिया पोटेस्टस था, यहां मैटिया पोटेस्टस था।
किसकी बॉडी में ज्यादा पोटास भरी हुई है, ज्यादा दमखम है बेसिकली. सो मदर इज कंसिडर्ड एज द फाइनल अथॉरिटी. तो आज का जो विमेन एम्पावरमेंट है वो ऐसा नहीं है कि लेडी कैन मैरी एन नंबर ऑफ हस्बैंड्स, हस्बैंड कैन मैरी एन नंबर ऑफ लेडीज, ऐसा नहीं है. हाँ, मल्टीपल मैरिजेस हो सकती हैं, बट तब हिंदुइज्म में तो अलाउड नहीं है, इस्लाम में अलाउड है कि भाई 4 शादी 5 शादी व्हाटसोएवर इट इज. मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट विद द कंसेंट ऑफ द प्रीवियस वाइफ. कि अगर एक एक्स की शादी वाई से हो चुकी है तो वाई का कंसेंट होगा तो एक्स दूसरी शादी करेगा, एल्स वो दूसरी शादी नहीं कर सकता. हिंदूज में तो एक बीवी के होते दूसरी अलाउड ही नहीं है, आप पहले उसको डाइवोर्स दीजिए. इज दैट क्लियर? और डाइवोर्स में उतना पैसा लेके चली जाएगी, फिर दूसरी शादी के लिए पैसा ही नहीं बचेगा. और वो बड़ा इंटेलिजेंट टाइप का था पांड्या भाई, अपना सारी प्रॉपर्टी मम्मी के नाम पे खरीदा था. एलिमनी कह रहा है 150 रुपए 75 रुपए ले लो मेरे से. चलिए, तो समझ में आ गया. पैट्रियार्टिकल थ्योरी में पुरुष कंट्रोल करता था और मैट्रियार्कल में मदर. इज दैट क्लियर? ये टर्म्स लर्न कर लीजिएगा बच्चों. मार्टिया पोटेस्टास एंड पैट्रिया. बोलते ना पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर. तो पैटर्नल ग्रैंडफादर कौन होता है? दादाजी दादी जी. मैटरनल ग्रैंडफादर कौन होते हैं? दादाजी की नाना जी, नाना जी. और मैटरनल ग्रैंडमदर मम्मी. तो मैटरनल मम्मी के साइड के रिश्तेदार और पैटर्नल पापा के साइड के. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अब इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है चिल्ड्रन. प्रिमिटिव ट्राइब्स जब ऑस्ट्रेलिया में थी तो वहां पे एक ग्रुप बना जिसको बोला जाता था टोटम ग्रुप. टोटम क्या था? जिनका ब्लड रिलेशनशिप हो. व्हाट? तो हम तो कुल और गोत्र की बात करते हैं, उनके यहां कुल और गोत्र नहीं होता था. एक कॉमन इंसान से जितने भी परिवार में लोग पैदा हुए वो उस सोसाइटी का हिस्सा माने जाएंगे. इज दैट क्लियर? वो चाहे 8वां पिंड हो चाहे 9वां हो, कोई लेना देना नहीं है. बट अगर कोई मेरे से बोले हम राम जी के वंशज हैं, हम बोले हम भी राम जी के वंशज हैं, तो हम दोनों भैया भाई बहन हो गए, या भाई भाई हो गए या बहन बहन हो गए. इज दैट क्लियर? बट इंटरनेशनली ऐसा नहीं माना जाता था. एंड दे फॉलो अ प्रैक्टिस ऑफ वर्शिपिंग सम ट्री और एनिमल. सम ट्री और एनिमल. तो उस जमाने में ऐसा होता था. इंडिया में भी तो पेड़ की पूजा की जाती है. आपने वो देखा होगा, लोग रस्सी रस्सी बांधते हैं, अष्टमी दशमी कुछ होती है. और पता है पेड़ की पूजा का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे पीपल का पेड़ होता है, खूब ऑक्सीजन देता है, और लोग बोलते हैं ना उसमें चुड़ैल बैठती है. कर लो उसका पूरा सीटी स्कैन, कोई चुड़ैल चुड़ैल ना मिलेगा. चुड़ैल को भी अपने घर जाना है, कितना देर पेड़ में बैठी रहेगी भाई. तो इसलिए लोगों को डराया जाता था कि लोग पेड़ काटे ना. समझ में आ गया? पेड़ को जलाए वलाए ना, लकड़ी ना काटे, पेड़ को जलाए ना, ताकि वो परमानेंट ऑक्सीजन देता रहे और लाइफ चलती रहे. इसलिए ऐसी थियोरीज प्रैक्टिकली बनाई गई थी. ओके. Men of one totem group would marry all women of their generation belonging to another totem group. सेम टोटेम ग्रुप से मैरी क्यों नहीं कर सकते थे? अभी तो बताया, वो तो बहनें हैं. पता लगा रक्षाबंधन में भी पैसा दो और मैरिज एनिवर्सरी में पैसा दो. तो एक टोटेम ग्रुप के लोग दूसरे टोटेम ग्रुप. तो हमारे यहाँ जो कुल और गोत्र होता है, ऑस्ट्रेलिया में वो टोटेम ग्रुप था. तो आपसे एमसीक्यू में क्लैट में पूछ सकते हैं, सीयूटी में पूछ सकते हैं, टोटेम ग्रुप इन इंडियन रेफरेंसेस विच ऑफ द फॉलोइंग. तो वहां पे कुल गोत्र ये सब आ जाएगा. समझ में आ गया? तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कुल या गोत्र और ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट में टोटेम. इट इज वन एंड द सेम थिंग बेसिकली. तो किनशिप एंड पैटर्निटी कुड नॉट बी डिटरमिन्ड बट मैटरनिटी वाज अ फैक्ट. मतलब पैटर्निटी क्यों नहीं बता सकते? अरे भैया बाप तो एक है ना. वो एक पर्टिकुलर, मान लीजिए एक टोटेम ग्रुप T1, एक टोटेम ग्रुप T2. तो T1 का जो मेल होगा वो T2 की फीमेल से शादी कर सकता है. 4 से करे, 5 से करे, 20 से करे, सबसे करेगा सर. अरे वो तो उसकी कैपेसिटी के ऊपर है, कितनों को झेल पाएगा, कितनों को खिला पिला पाएगा. इज दैट क्लियर? तो पिता सबके एक ही माने जाएंगे, माताएं अलग अलग होंगी. लॉजिक अंडरस्टूड? पक्का? और मैट्रियार्टिकल में क्या था? माताएं, माता जी एक है, पिता अलग अलग होंगे. इज दैट क्लियर? चलिए, अच्छा हो सर वो ग्रुप खत्म हो गया, नहीं तो कितना पेरेंट्स का नाम लिखना पड़ता. चलिए, अंडरस्टूड. बट इन थ्योरीज के कुछ क्रिटिसिज्म्स भी हैं. ऑब्वियस सी बातें होने भी थे, क्योंकि ये टोटल जाहिलियत लग रही है. तो मैट्रियार्टिकल सोसाइटी पैट्रियार्टिकल वन में कन्वर्ट हो गई फाइनली. तो वेयर इट वाज कन्विंस्ड भाई मेल पर्सन जितनी शादियां चाहे बना ले, बट फीमेल को अलाउड नहीं है, इसीलिए उनको देवी की मूर्त माना जाता है और मेल्स को चंडाल बोला जाता है. इज दैट क्लियर? कभी सुना है किसी मुझे तुम सुअरी हो क्या, तुम गधैया हो क्या? नो 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 नो, दे आर पूजा की मूर्त. और लड़के चाइल्ड, गवार, गधे. तो ये सब चीजें मेल्स के लिए बनाई गई हैं क्योंकि वो ऐसे होते हैं. मजाक की बात है.
सो पैट्रियार्टिकल और मैट्रियार्टिकल को काफी ग्राउंड से बच्चों सो कॉल्ड क्रिटिसाइज किया गया और बोला गया कि भाई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन शुड बी देयर, कि चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, चुन के आना चाहिए या उसके पास इतनी पावर हो कि लोगों को उससे बेटर कोई सब्स्टिट्यूट मिले ना. So authority to run a state is conferred on the ruler, not because he is senior, because of his status and competence. तो आज भी बच्चा अगर हम नेता चुनते हैं बच्चों, तो क्या बूढ़े इसलिए नेता बना दो? नो नो नो. हमें लगता है भाई ये देश में बदलाव ला सकते हैं, ये हमारे मोहल्ले में बदलाव ला सकते हैं, तो इनको कॉर्पोरेटर के इलेक्शन में वोट दे दो, इनको एमएलए बना दो, इनको एमपी के लिए चुन लो. तो सीनियर पर्सन से होता तो बुढ़े लोग ही नेता बनते, जवान कभी नेता बनते ही ना. तो पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कैसे सोसाइटी चली. तो पहले जान पहचान से, फिर जेंट्स, फिर लेडीज. बट अब बोला गया जान पहचान गई भाड़ में, जेंट्स लेडीज गए तेल लेने. किसको नेता चुनेंगे, कौन स्टेट का हेड होगा? वन हु हैड द स्टेटस एंड कॉम्पिटेंस. इसी से लड़ाइयां स्टार्ट हो गई. फिर जिसने जंग जीत ली वो आगे. तो कभी चंगेज खान आगे चला गया, कभी अकबर चले गए, कभी शाहजहां, कभी औरंगजेब चले गए. कास्ट सिस्टम हमारी कंट्री में थोड़ा ज्यादा होता है, विदेशों में ऐसा नहीं होता. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आप बोल सकते हैं कास्ट सिस्टम इज देयर, बट वहां पे ऐसा नहीं है. और हमारे यहाँ भी कास्ट सिस्टम क्यों है भाई? क्योंकि हम रिजर्वेशन देते हैं कास्ट पे, उस पर उनको नौकरी मिलती है, तो लोग कहते हैं मैं अपने जात वाले को वोट दूंगा. बट अमेरिका वगैरह में थोड़ा ऐसा होता है. ओके, चले आगे भाई, चले आगे. अगली थ्योरी आती है, ट्यूसडे को चिकन नहीं खाना है, थर्सडे को बाल नहीं कटवाना है, सैटरडे को हनुमान मंदिर जरूर जाना है. हमने भगवान को ही कानून मान लिया. झूठ बोलोगे तो भगवान पाप देंगे. अरे वो तो झूठ बोलोगे भगवान क्या, खुद ही को पाप लग जाएगा. सो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड एंड गवर्न्ड बाय गॉड. राम जी थे तो रूलर अपनी अयोध्या के, बट उनको भगवान उस जमाने में माना जाता था. समझ में क्या? आपने वो बाहुबली मूवी देखी होगी, वो लेडी का क्या नाम था, बड़ी चुलबुल पांडे टाइप थी. हाँ, देवगामिनी देवी क्या था. हाँ, धैर्य भाई को मूवी बड़ी अच्छी लगती है. धैर्य भाई ने बोला शिव गामिनी देवी जी. तो शिव गामिनी देवी जी ने सो कॉल्ड बना दिया पूरा स्टेट. भाई लोग उनको मानते थे और माना जाएगा कि भाई इस जगह को गवर्न कर रही हैं. तो वो जिस भगवान को फॉलो करेंगी बाकी लोग भी उसी को फॉलो कर लेंगे. तो उस जमाने में एक सुपर ह्यूमन पावर किसको माना जाता था? किंग. और माना जाता था किंग इज द एजेंट ऑफ गॉड. किंग इज द एजेंट ऑफ गॉड. जो राजा बोलेगा वही सही होगा. तो राम जी के कॉन्टेक्स्ट में सही था. बट आप हिटलर को अगर किंग बोले, क्या ऐसे किंग सही थे? औरंगजेब जो लोगों को, कुछ लोग कहते हैं बहुत अच्छा था, कुछ कहते हैं बहुत खराब था, क्या उनके अंदर ये सुपर पावर थी? नो. तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट राम जी के हिसाब से भाई ठीक है वो गॉड थे, बट हर किंग को आप गॉड नहीं बोल सकते. सो ये माना जाता था गॉड क्रिएटेड एनिमल, प्लांट्स, ट्रीज, रिवर, हिल्स एंड अदर इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स. गॉड has also created state for a particular purpose. तो जैसे मानते हैं कि सारे जानवर, जीव जंतु भगवान ने बनाए, इंसान को भी किसने बनाया? भगवान. तो भाई सुप्रीम अथॉरिटी किसके पास हुई? भगवान के पास. सबसे ज्यादा कॉम्पिटेंट कौन है? भगवान है. इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो हम भगवान को ही मानते थे. अब ध्यान से सुनिएगा मेरी बात बच्चों. सिखिज्म आज भी इसी थ्योरी पे चलता है, इस्लाम आज भी इसी थ्योरी पे चलता है. जो इस्लामिक लॉज हैं वो आज भी डिवीन थ्योरी पे ही चलते हैं कि भगवान ने बोला ये करना है सही है, ये बोला है गलत है तो ये गलत हो जाएगा. इज दैट अंडरस्टूड? बट बाकी पॉलिटिकली गवर्न हो गए. फिर हम मोदी जी को भगवान मानने लग गए, कल को राहुल गांधी जी को मानने लग जाएंगे, परसों आपको, नरसों मेरे को मानने लग जाएंगे. तो काफी अलग अलग लोग इस पे भी आए. इन्होंने बोला भाई बात तो ठीक है, हमें किसी एक रूलर को सपोर्ट तो करना है, बट वो रूलर ऐसा होना चाहिए जिसकी मॉरल स्टेटस बहुत ज्यादा और वो भगवान के बराबर हो. तो आप इंडिया के जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स आज तक बने, सबको देख लीजिए, सब कैरेक्टर वाइज बड़े साफ सुथरे थे. बट वो अफ्रीका के प्रेसिडेंट 25 शादी किए जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपना फ्रॉड किए जा रहे हैं. तो इंडिया में आज सच ऐसा आज तक नहीं हुआ कि यहाँ के रूलर पे कभी किसी ने दाग लगने नहीं दिया. सो ये थ्योरी बोलती कि भाई अगर मॉडल कैरेक्टर आपके अंदर है, आई रिपीट मॉरल कैरेक्टर, तो आप किंग बनने के, आप नेता बनने के लायक हैं. इज दैट क्लियर? समझ में आ गई बात? तो डिवीन थ्योरी में नेता को भगवान माना गया है. इज दैट क्लियर? भगवान सर, इसलिए मोदी जी बोलते थे जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे. राम जी का चलो बेटा बहुत हो चुका है, अब तुम निकल लो, अब दूसरे लोग आएंगे. ओके, चलिए. सो मेनी अ टाइम्स इट वाज ऑब्जर्व चिल्ड्रन, जो लॉज हैं दे आर बैक्ड बाय रिलीजन. तो हिंदुइज्म में किंग राम को
या कृष्ण जी को ही भगवान माना गया था। बट एक्चुअली में जब कृष्ण जी रियलिटी में थे 5-10 हजार साल पहले, उस समय तो सिर्फ राजा ही थे ना भाई। बट आज उनको भगवान माना जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं 4024 में, आज से 2000 साल बाद, महात्मा गांधी जी को भगवान माना जाए, नहीं सर ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा? जब उस समय के कृष्ण जी आज भगवान बन सकते थे, तो क्या आज के महात्मा गांधी कल को भगवान नहीं बन सकते? साईं बाबा रियलिटी में थे, 1915 में उनकी डेथ हुई, तो उनको भगवान माना जाता है कि नहीं? उनको भगवान माना जाता है कि नहीं? आपके घर में पूजा पाठ होता है, भगवान की पूजा जब करते हैं, तो जिन बूढ़े लोगों की डेथ हो चुकी है घर में, वो उनको भी तो माला वाला पहनाते हैं, तो अब उनको भी क्या मान रहे हैं? भगवान ही तो मान रहे हैं। जब शिव पार्वती जी रियलिटी में थे 20-25 हजार किसी युग में, तो उस समय तो राजा महाराजा थे, बट टुडे वी कंसिडर देम एज व्हाट? भगवान। मोहम्मद दी प्रॉफिट, उनको मैसेंजर ऑफ अल्लाह बोला जाता है, तो आज उनको क्या माना जाता है बच्चों? भगवान। एक मूवी है, देखिएगा जरूर, अल रिसल्ला। दिस मूवी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट कि हाउ इस्लाम केम इनटू फोर्स। तो इसमें दिखाया गया है कि मोहम्मद दी प्रॉफिट लोगों को सही बातें बताते थे, और मक्का मदीना की साइड जो लोग रहते थे खूब गलत सलत कर्म करते थे, खूब काम करते थे गड़बड़ सड़बड़, और बोलते थे हमारे भगवान ने ऐसा बोला है। तो मोहम्मद दी प्रॉफिट बोलते थे नहीं, ये लोग गलत बोल रहे हैं, ये झूठ रहे हैं, ये मूर्ति अपनी बनाते हैं और कहते हैं मूर्ति से आवाज आई है। तो अब उन लोगों को लगा कि भाई अगर मोहम्मद दी प्रॉफिट की बातें लोगों ने मान ली, तो हमारे वश में कोई रहेगा ही नहीं। जस्ट लाइक ओसामा बिन लादेन जो काम करते थे, वही जिहाद ऐसा बोलता है, कहीं ऐसा नहीं लिखा, सब बकवास करते हैं। ओरिजिनली इन्होंने शायद कुरान कभी पढ़ी भी नहीं होगी, या अगर पढ़ी भी तो आगे लोगों को सही मीनिंग कन्वे किया ही नहीं इन्होंने। इज दैट क्लियर? मंगलवार को चिकन नहीं खाना है, बट वो चिकन बेचने वाला भी अपनी दुकान पे सो कॉल्ड भगवान की मूर्ति ही रखता है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मंगलवार को चिकन क्यों नहीं खाना है? भाई फ्लैश जो होता है वो 72 घंटे लेता है डाइजेस्ट होने में, इसलिए बोलते हैं कि फ्लैश खाना लोग अवॉइड करें थोड़ा सा, ताकि आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम ना आए। हमारी जैसी कंट्रीज के लिए फूड्स नहीं बने हैं। नहीं समझ में आया? कहां पे इन फूड्स को खाया जाता था? जहां पे वेजिटेशन होता ही नहीं था बेसिकली। इज दैट क्लियर? तो पिज्जा इंडियंस के लिए खराब हो सकता है, बट अमेरिकन के लिए खराब नहीं होगा। उनका टेरेन वैसा है, वो इतना चल लेते हैं कि डाइजेस्ट हो जाता है। हम तो खा खा के बर्गर बने जा रहे हैं एकदम। ओके, तो फिर मोहम्मद दी प्रॉफिट मिले कुछ दूसरे सो कॉल्ड क्रिश्चियन कम्युनिटी से, उनसे बोला कि भाई जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये सही है, मेरे को सही में मैसेजेस आते हैं, बट ये लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको ऐसा जादू दिखाइए। जब उन्होंने बातें दिखाई और वो साबित हुई, तो फिर वो क्रिश्चियन कम्युनिटी इनके साथ आई, उन लोगों पे मक्का मदीना पे वार किया गया, फिर उनको भगाया गया। लाइक दैट चिल्ड्रन इस्लाम केम इनटू फोर्स। सो द ओरिजिन ऑफ इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी इज बेसिकली सेम चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? एंड देन सिखिज्म किसको फॉलो करते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को। तो जो इनके आखिरी गुरु थे उन्होंने बोला था कि भाई अब कोई गुरु नहीं बनेगा। अब इसके दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक स्कूल ऑफ थॉट बोलता है ताकि आगे वाले गुरु पहले वाले से ज्यादा फेमस ना हो जाए, तो बोल के चलेगा कोई गुरु ही नहीं बनेगा। गॉट इट क्लियर? कि आखिरी बस हम ही रहे, हमारे बाद कोई हमसे ज्यादा सुपरमेसी ना कर पाए। बट ये वजह नहीं थी बच्चों, वजह ये थी इन गुरु लोगों के अगेंस्ट काफी लोग चले जाते थे, आज भी जाते हैं। कितने गुरु बाबा हैं, मेरे को बातें अच्छी लगती हैं, आपको नहीं अच्छी लगती, मैं मानता हूं फॉलो करता हूं, अपनी फॉलो करते हैं। आप कल को उनसे बड़े गुरु बन सकते हैं। तो उन गुरु ने बोला कि भाई अगर आप गुरु बनेंगे, आप सोसाइटी के भले की बात करेंगे, तो आपके कुछ दुश्मन पैदा हो जाएंगे, हो सकता है आपकी फैमिली को मार दें। तो ये रिस्क फैक्टर कंट्रोल करने के लिए हम एक किताब को भगवान मानेंगे। जो किताब में लिखा है वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर गुरु ग्रंथ साहिब जी के अकॉर्डिंगली ये बोला गया कि भाई हम कोई रेस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं करते सिखों के ऊपर, मन है तो व्रत रखिए, मन है तो व्रत मत रखिए, ये आपके ऊपर है। तो सिखिज्म में प्रैक्टिकली कोई व्रत नहीं होता। हिंदुइज्म इतना डाइवर्सिफाइड है, अलग अलग टेरेन में लोग रहते हैं, तो कहते हैं भैया व्रत रख लो ताकि बॉडी थोड़ी सी हमारी डिटॉक्स हो जाए। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो ये बेसिकली टेरेन से, साइंटिफिक चीजों से ही चीजें निकल के आई हैं, और हमको सही बात तो पता नहीं होती है, उल्टा पुल्टा हमको बताया जाता है, हम डर में मान लेते हैं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? नवरात्रि का सीजन देखा आपने, घबड़ 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 खाए जाते हैं, दैट इज नॉट बैड। इसलिए बोला जाता है कि वो सब खाना खाइए ताकि आपके अंदर एनर्जी आए। जो कुट्टू का आटा, स्वांग का चावल और वो सिंघाड़े का आटा बड़ी एनर्जी देता है। तो आपने व्रत रखा दिन भर, अब व्हीट फ्लोर खाएंगे तो उतनी ताकत नहीं आएगी, तो इट इज सजेस्टेड कि आप सिंघाड़े का आटा खाइए ताकि आपको ताकत आ जाए। इज दैट क्लियर? और क्योंकि वो गर्मी का सीजन लगभग स्टार्ट होने वाला है, तो आपकी बॉडी सो कॉल्ड मॉइस्चर सफिशिएंट ले ले। तो उस समय तो सनस्क्रीन नहीं आती थी ना,
तो आपको देशी घी का इंटेक करना पड़ेगा ताकि आपकी बॉडी अंदर से ऑयल रिलीज सिक्रीट करे, ताकि आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम ना आए। इसलिए बच्चों ये सब चीजें बनाई गई। लॉजिक अंडरस्टूड वेल। अगली आती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी चिल्ड्रन, और यहीं से हमारा पॉलिटिकल सिस्टम स्टार्ट होता है। म्यूचुअल अग्रीमेंट और म्यूचुअल कंसेंट पे ही हम स्टेट बनाएंगे। मतलब ज्यादा वोट जिस पार्टी को मिलेंगे वो पार्टी उस पर्टिकुलर पर्सन को अपना नेता चुनने को तैयार है, लोग उस पार्टी के लोगों को चुनने को तैयार है। तो आज की कानून बनने की जो प्रथा आपको नजर आती है गवर्नमेंट की, दैट इज फ्रॉम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। तो थॉमस होब्स, जॉन लोक दोनों इंग्लैंड से थे, एंड जॉन जैक्विस रॉसी ये फ्रांस से थे। इन तीनों ने इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया। ये बच्चों नाम याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि एमसीक्यू में आपसे पूछा जाएगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय ऑप्शन ए थॉमस होब्स, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी जॉन जीज रॉस्यू, एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। इज दैट क्लियर? आपके क्लैट वगैरह पीसीएसजे वगैरह में सब कुछ आएगा, तो उस समय तो टीचर उतना आपको पढ़ा भी नहीं पाएगा, इसलिए आज से लर्न करना स्टार्ट करेंगे तो कल को ये लर्न हो जाएगा। सो ये बोलते थे कि भाई प्री पॉलिटिकल कंडीशन, ध्यान से सुनिएगा, दैट टू एस्केप फ्रॉम प्री पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ सोसाइटी इंडिविजुअल्स एंटर्ड इनटू सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ध्यान दीजिएगा बच्चों, मेरे पास एक जमीन थी, वो जमीन कोई हथिया सकता है, मैं वो जमीन अपने मरने के बाद आपको दे जाऊं, तो आपके साथ मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भाई मरने के बाद जमीन मैं आपको देखेगा तो वो आपकी है, तो कोई आपसे हथिया नहीं पाएगा। बट प्री पॉलिटिकल कंडीशन में ऐसा होता था, बाद में भी होता था। इंदिरा गांधी जी जब थी, इनहेरिटेंस टैक्स उस समय था। अभी आप सुन रहे थे ना इलेक्शन में इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में, कि आप अगर मर गए, आप नहीं आपके दुश्मन मान लीजिए, और आपका कोई लीगल एयर है, आप उसको प्रॉपर्टी देके जा रहे हैं, 55% तक टैक्स लगाती थी सरकार, क्योंकि सरकार की उस समय कमाई बहुत कम थी। बट अब तो अदर सोर्सेज ऑफ इनकम आ गए हैं, तो इस तरह का टैक्स नहीं लगाया जाता। तो इस बात से छूट पाने के लिए लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करने स्टार्ट कर दिए कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की होगी, उसके बाद उसके बेटे की, लाइक वाइज चिल्ड्रन। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी का बेसिस यही है चिल्ड्रन। सो ये थ्योरी ने एस्टैब्लिश किया कि भाई ओबीडियंट होंगे हम पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, और अल्टीमेटली जो भी पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी वो लोगों की कंसेंट से ही बनेगी। बट यहां पे भी थोड़ा जुगाड़ पानी लगाया गया, राज्यसभा को स्टैब्लिश किया गया। बोला ये गया कि जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी तो काम कौन देखेगा? राज्यसभा। बट अल्टीमेटली बात तो सही थी, बट जो लोग लोकसभा से हार जाते हैं, बैकडोर एंट्री उनकी राज्यसभा से होती है। लाइक मनमोहन सिंह जी, ये कभी लोकसभा का इलेक्शन जीते ही नहीं, बट प्राइम मिनिस्टर थे। तो मिनिस्टर बनने के लिए आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना जरूरी है, इलेक्ट होना जरूरी नहीं है। आप राज्यसभा से नॉमिनेट भी हो सकते हैं। ओके, स्टेट के केस में लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है राज्यसभा। ओके चलन, तो ये प्री पॉलिटिकल कंडीशन से ही छुटकारा पाने के लिए ये थियोरी आ गई। अंडरस्टूड चलन? तो हॉब्स साहब क्या बोला करते थे? हॉब्स साहब अल्टीमेटली इंग्लैंड को बिलोंग करते थे, और उन्होंने बोला कि भाई सिविल स्टेट की जरूरत इसलिए है क्योंकि ह्यूमन बींग्स ऐसा चाहते थे, क्योंकि वो प्री सोशल एरा से आए थे जहां पे उनको लगता था कि भाई उनकी चीजों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ही नहीं है। हमेशा मार काट का जीवन था, शिकार वॉज द ओनली एक्टिविटी। बहुत स्ट्रगल किया बेचारों ने। लोग काफी सेल्फिश हुआ करते थे। तो भाई पता लगा मेरा परिवार मेरे साथ रह रहा है, मेरे बच्चे हैं, बीवी हैं, मेरी डेथ हो जाए, मेरा भाई मेरी पूरी प्रॉपर्टी हड़प जाए, तो भाई उनका क्या होगा कल को? पीपल यूज टू बी वेरी 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 सेल्फिश। तो भाई इसके लिए जरूरी हुआ कि नियम कायदे कानून बनाने पड़ेंगे, तब जाके फिर स्टेट फॉर्म हुआ। तो एक तरह की वॉर लाइक कंडीशन थी, वेर एवरी मैन वॉज एन एनिमी टू एवरी अदर। आज भी होता है बच्चों, आज भी होता है। दादाजी की 4 संतानें, जब तक दादाजी थे मुंह में किसी की आवाज नहीं निकलती थी। दादाजी टैया, यहाँ झाम जमैया, सब लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, प्रॉपर्टी मेरे को दे दो, प्रॉपर्टी मेरे को दे दो। पता नहीं खाएंगे, मर जाएंगे, साथ में लेके पैसा चले जाएंगे, या कहेंगे नहीं गूगल पे कर देना ऊपर, बट स्टिल ज्यादा से ज्यादा किसको मिल जाए। ओके चलन, तो लाइफ ऑफ ह्यूमन वाज वेरी सॉलिटेयर, पुअर, नास्टी, ब्रूटिश एंड शॉर्ट। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए ये सोशल थ्योरी आई। तो भैया नियम कायदा कानून बना लो, समझ में आ गया कि मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा मेरा है, ये बाय डिफॉल्ट मेरे लीनियल डिसेंडेंट वंशजों को जाएगा, मेरे मरने के बाद मेरी वाइफ को मिल जाएगा, दोनों के मरने के बाद बच्चों को मिल जाएगा, बट मेरा भाई चाह के भी इसको हथिया ना पाए।
तो आपको अगर डर लग रहा हो, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, लोग हथिया सकते हैं, तो आप मेरे को दे सकते हैं। समझ में आ गया? अरे मैं तो आपसे पहले ही मरूंगा ना भाई। समझ में आ गया? चलिए, so to evade the nature for securing natural rights of life, liberty and property, social contract करने की जरूरत पड़ गई बच्चों। तो अगर खतरा ना महसूस होता तो शायद बच्चों कानून ही ना बना होता। खतरा था इसीलिए अब तो जानवरों के कानून बनने लग गए हैं। जब से लोग जानवरों का शिकार करने लग गए हैं, लाख से पहले शेर होते थे धरती पे, 1 लाख से ऊपर, और आज की तारीख में कितने हजारों रह गए। इंडिया में दे आर अराउंड 5,000 समथिंग। अब थोड़ी तादाद इनकी बढ़ रही है। So children, people authorize their right of governing themselves to the sovereign. जैसे सर, मैंने बैंक में पैसे रखे और मैंने सरकार को इजाजत दे दी, भाई मेरे पैसे की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी तुम्हारे सिस्टम पे है। मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, किराए पे दे दी, किराएदार के साथ एक रेंटल अग्रीमेंट बना दिया, वो अग्रीमेंट कोर्ट में जमा हो गया कि भाई अगर किराएदार परेशान करेगा तो कोर्ट मेरी हेल्प करेगा। तो हम अपने आप को बांध रहे हैं एक रूल से, और उसी रूल को हम क्या बोल रहे हैं? सॉवरेन। इज दैट क्लियर? तो हमने लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट किए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, अभी आगे आएंगे ये। और हमने सरकार को अपनी मर्जी से चुना है, गवर्नमेंटल कॉन्ट्रैक्ट किया आपने। सुनाई पड़ी बात? सो पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन जिनको हमने राइट्स अपने सरेंडर कर दिए, वही क्या बन गए? सॉवरेन। तो हम चाहते हैं कि अगर हम इंडियन हैं, हम इंडियन इंडिविजुअल हैं, तो भारत का संविधान हमारे ऊपर लागू हो। एंड सबमिट द अथॉरिटी एंड बिकेम सब्जेक्ट। सर सब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट तो बोल नहीं सकते, तो सब्जेक्ट आपको इसीलिए बोला जाता है कि आपका उत्तरदायित्व कानून के प्रति है। यू आर रिस्पॉन्सिबल, you have to oblige the laws which are there in the country and the laws will support you. That is the obligation which law has given. तो कानून कह रहा है भाई मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम मेरे को फॉलो करते जाओ बस। इज दैट क्लियर? तो अगर आपकी गाड़ी इंश्योर्ड है, सड़क पे चला रहे हैं, टक्कर मार दी किसी ने, तो कानूनन आपको मुआवजा मिलेगा। इंश्योर्ड नहीं है, आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, टक्कर मार दी, तो कानून आपसे मुआवजा दिलवाएगा। तो कानून इसलिए नहीं बना कि किसी को पनिश करें, इसलिए बनाया ताकि रॉन्ग डूअर को सही सजा मिल जाए। तो सॉवरेन का मतलब यहां पे हो गया किंग बेसिकली, और किंग से आए रूलर्स, और उसके बाद यही रूलर्स धीरे धीरे कन्वर्ट किस में हो गए चिल्ड्रन? एग्जीक्यूटिव में, जो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स बनते गए। समझ गए बात को? पक्का? चलिए, सो रूलर वॉज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने घर खरीदा और बिल्डर को पेमेंट किया और आपके नाम पे रजिस्ट्रेशन हो गया उस घर का, क्या मोदी जी आपके घर में आके रहेंगे? नो। तो रूलर सिर्फ जिम्मेदारी शो करता है कि भाई मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मैंने रूल्स ऐसे बनवा दिए हैं, रूल्स के अकॉर्डिंगली सबको फॉलो करनी है चीजें, बट उस घर पे मेरा कोई राइट नहीं है। तो रूलर इज नॉट द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली टू पीपल जिनके बीच में वो बातें तय हुई है। Is that understood? Is that understood? So was not bound by the terms of social contract and free to rule as per his whims. अब ये थोड़ा सा गलत लिखा है बच्चों, गलत इन द सेंस मैंने गलत नहीं लिखा, किताब में सही लिखा है। As per the rules of whims अगर है बच्चों, तो it is not called as डेमोक्रेसी। इट इज व्हाट? मोनार्की हो जाएगा, एरिस्टोक्रेसी हो जाएगा, डिक्टेटरशिप हो जाएगा। एज पर द राइट्स विच पीपल हैव गिवन अस, लोगों का भरोसा अगर हमारे ऊपर है और उन्होंने हमको नेता बनवाया, तो रूलर को डेमोक्रेटिक रूलर बोला जाएगा। अभी आप पढ़ेंगे अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में उसको भी। तो कमांड्स ऑफ द सॉवरेन वर द लॉज एंड गवर्न्ड एंड द सॉवरेन वाज अकाउंटेबल टू द पीपल। जैसे कुछ विगत वर्षों में पता लगने लग गया 16 साल वाले भी ऐसी हरकतें कर सकते हैं जो 18 साल से प्लस के लोग करते थे। भाई इनको भी कानूनन वही सजा होनी चाहिए जो इनको हो, मर्डर कर सकते हैं, चोरी कर सकते हैं। सोसाइटी डेवलप हो रही है। हम जब क्लास 3 में पढ़ते थे तब भी हमको टाई का नॉट बनना नहीं आता था, बट आज नर्सरी और केजी का बच्चा अपने पापा से बोलता है जरा मैक्रो एडजस्ट करके 2 मेगापिक्सल के कैमरे पे बोका इफेक्ट ऑन करके मेरी फोटो खींचना। तो अब लोगों का इंटेलेक्ट बढ़ गया, तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आ गया कि कुछ मामलों में 16 साल वालों की हरकतें क्या मानी जाएंगी? 18 साल के बराबर, और इनको बाल कारागार में नहीं रखेंगे, इनको भी प्रॉपर मुजरिमों के साथ ही रखेंगे। इज दैट अंडरस्टूड? तो जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप करती है, थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग। गॉट इट क्लियर?
नहीं 16 है, 16। हाँ, Hobbes created all powerful sovereign on account of his belief that without such sovereign power, law, order, peace, security could not be maintained. तो हॉब्स साहब ने सो कॉल्ड इंग्लैंड में ऐसे कानून बनवा दिए होंगे उस जमाने में जिससे लोगों में एक पीस एंड ऑर्डर बना रहे, लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी हो और लोग कानून के आगे ना जा पाए। तो अगर मैं छोटी सी बात करूं, जस्ट होल्ड ऑन। तो भाई अगर हमने रूल बना दिया फॉर एग्जाम्पल कि 18 ईयर्स की एज इज मस्ट फॉर गिविंग वोट, बट हमको क्या लग रहा है कि भाई लोग जब ये सब सब्जेक्ट्स लीगल स्टडीज, पॉलिटिकल साइंस क्लास 9-10 में पढ़ रहे हैं तो भैया अकल आ चुकी है उनको। इज दैट क्लियर? और जब ये देखा गया कि यंग जनरेशन तो वोट देती है, जो बूढ़ी जनरेशन है वो एन नंबर ऑफ रीजंस की वजह से चाह के भी वोट नहीं दे पाते, तो वोट काउंट कम हो रहा है। तो हो सकता है कि 15 साल बाद, 10 साल बाद सरकार बोले कि भाई एज ऑफ मेजोरिटी 18 से गिरा के कितनी कर दी गई, 16, तो ये लोग वोट भी दे सकते हैं। बट अभी ऐसा नहीं है। तो हमारे जमाने में रूल ये था कि भाई गाड़ी चलाने के लाइसेंस 18 साल में बनेगा, बट नॉन गियर्ड व्हीकल का लाइसेंस अब 16 में बन जाता है। और वो जो बैटरी वाली है उसके लिए तो आपको कोई लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। तो जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, कुछ मॉडल्स में जरूरत पड़ती है, सब में नहीं पड़ती है। जो लो स्पीड होती है उसमें जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे सोसाइटी चेंज होगी हमारे रूल्स भी चेंज होते रहते हैं। तो हॉब्स डिप्राइव्ड द पीपल ऑफ देयर राइट टू रिवोल्ट अगेंस्ट द सॉवरेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। मेनी ए टाइम्स आपने देखा होगा लोग वो धरना प्रदर्शन वगैरह कर देते हैं, तो हॉब्स ने कहा ये नहीं कर सकते, इसे इलीगल माना जाएगा। बट हमारे देश में ऐसे कानून है जो बोलते हैं आप पीसफुल प्रोसेशंस निकाल सकते हैं। जंतर मंतर सरकार ने दिल्ली में बना दिया है, जो बैठो आराम से, और जितना धरना प्रदर्शन करना है करो, सामने चुरमुरा वाला भी है, चुरमुरा खाओ, धरना प्रदर्शन करो। बट रियलिटी में आप रिवोल्ट नहीं कर सकते हैं। रिवोल्ट तो अगर कानून ना हो, अगर कानून ना हो और लोग रिवोल्ट करके सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं, तो क्या हम उनके ऊपर पीनल एक्शन ले पाएंगे? नो। सबने देखा, वीडियोस में देखा, रिकॉर्डेड था, कसाब ने कैसे खुलेआम फायरिंग की। तो चाहते तो ऐसे उसको सूली में टांग देते, बट क्यों केस चलाया उसके ऊपर? कोई जवाब? ताकि 25 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद हिंदुस्तान के ऊपर कोई उंगली ना उठाए कि इन्होंने किसी सो कॉल्ड बेगुनाह आदमी को, बच्चा था बेचारा, उसको फांसी दे दी। हमने सब रिकॉर्ड में रखा हुआ है सारी चीजें। तो 1000 साल बाद भी अगर किताब खुलेगी, फाइल खुलेगी कानून की किताब, तो उसमें होगा कि उसने क्या क्या किया था, कैसे कैसे कोर्ट में बहस हुई, कैसे इस बात को साबित किया गया। तो आप कहते हैं कृष्ण जी भगवान है, मैं कहता हूं कि मैंने उनको भगवत गीता डिक्टेट की है। आप कहते हैं अरे सर आप मजाक कर रहे हैं। आप बोले भगवान तो मजाक नहीं है, मैं बोलूं मैंने भगवत गीता मजाक हो गया। भाई अगर मैं आपकी बात मान रहा हूं मेरी बात मानिए, बट क्या हमारे पास इसका कोई लिखित टेक्स्ट है? नहीं सर, लिखित में तो नहीं है कि सौरभ सर ने कृष्ण जी को भगवत गीता डिक्टेट की थी। बट सर हमारे पास लिखित टेक्स्ट है कि वो इस युग में भगवान थे। तो इसीलिए कानून का होना बहुत जरूरी है। थिंग्स शुड बी वेरी क्लियर ऑन पेन एंड पेपर। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? चलिए। सो हॉब्स ने ये जो बात की थी रिवोल्ट की, ये हर जगह फॉलो होती है, बट कुछ देशों में ऐसा है कि आप रिवोल्ट सरकार के खिलाफ कर सकते हैं और आपके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। अपना पड़ोसी देश पाकिस्तान, हमारी कंट्री में गन के लाइसेंस चाहिए। यूएस में बंदूक पता है कैसे बिकती है? जैसे आप होली में बंदूक खरीदते हैं, दिवाली में बंदूक खरीदते हैं, तो यूएस में सो कॉल्ड सही की बंदूक ऐसे ही बिकती है। आप जाइए घर से $2000 लेकर और AK-47 लेके चले आइए। इंडिया में ऐसा क्यों नहीं अलाउड है? यूएस में आप देखते तो हैं, बच्चा जाता है स्कूल, रिवॉल्वर लेके शूट करके दाएं दाएं करके चला आता है। इज दैट क्लियर? तो इंडिया में भी अगर अलाउ कर देंगे, या तो और ही लोगों को खून गर्म है। और प्रयागराज, बनारस, यूपी बिहार में कर दिए तो भैया फिर आत्माएं भटकेंगी सबकी। तो इसलिए यहाँ पे रूल बनाना जरूरी है। बट माना गया है कि यूएस काफी सिविलाइज्ड है। कितना सिविलाइज्ड हमको नजर आता है। तो हॉब्स भाई साहब का कंफ्यूजन क्या था, उससे पहले देख लें। हॉब्स ने इंडिविजुअल्स को सो कॉल्ड डिसोबे करने के लिए अलाउ किया कि नहीं किया? हॉब्स अलाउड इंडिविजुअल्स टू डिसोबे द कमांड्स ओनली व्हेन द सॉवरेन डिप्राइव्ड देम ऑफ देयर राइट्स। इंडिया में भी होता है, इंडिया में भी होता है। अगर कोई गलत करेगा किसी के साथ तो लोग उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। गवर्नमेंट भी अगर कभी कोई गलत स्टेप ले ले तो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट चले जाते हैं, या तो गवर्नमेंट अपनी बात वापस ले लेती है। जैसे अभी यूपी में जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके लिए रूल आ गया कि उनको बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगाना कंपलसरी है। अब टीचर्स ने बोला भाई आपके स्कूल्स एकदम इंटीरियर्स में, गांव वगैरह में, कभी कभी हम टाइम पे नहीं भी पहुंच पाते, तो उन लोगों ने धरना प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। व्हाट इट क्लियर?
क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट उनको डिप्राइव कर रही थी उनके राइट से कि भाई ये कुछ हद तक सही है, कुछ हद तक गलत है, तो गवर्नमेंट ने यू टर्न ले लिया। रेस्टोरेंट के फूड पे 18% जीएसटी लगाया गया था 2017 में। जब लगा कि लोग रेस्टोरेंट जाना ही बंद कर दिए क्योंकि खाना महंगा हो गया, गवर्नमेंट ने यू टर्न लिया, 5% पे चली आई। ओके, तो हॉब्स कह रहा है कि भाई आप रिवोल्ट नहीं कर सकते, बट अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट से डिबार किया जा रहा है तो आप डिसोबे कर सकते हैं, डिसोबे कर सकते हैं। हम लोग भी तो करते हैं। हमको लग रहा है सरकार बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है, हम टैक्स चोरी करने लग जाते हैं। हम नहीं, मतलब लोग बता रहा हूं। तो सो कॉल्ड और द रूलर गॉट कॉन्कर्ड एंड सबमिटेड अथॉरिटी टू न्यू एम्परर। जैसे मान लीजिए कि इंडिया में रूल था अशोका का और अकबर ने रूल कर लिया और हम अकबर को अपना रूलर मानने को तैयार नहीं है, तो वी हैव द राइट टू डिसओबे, प्रोवाइडेड हमने इतना दूध पिया हो। समझ में आ गया? हाँ, राइट टू स्पीच आज की तारीख में जो आर्टिकल 19 में चलता है। सो हॉब्स भाई साहब का कंफ्यूजन क्या था? बोलते थे गवर्नमेंट अगर चेंज हुई तो स्टेट बदल गया। ऐसा नहीं होता। अगर यूपी में अभी योगी जी की गवर्नमेंट है, कल को मेरी सरकार आ जाए, तो क्या वोट देने की एज 12 साल हो जाएगी? ये जरूरी नहीं है बच्चों। तो ये हॉब्स भाई साहब का कंफ्यूजन था। ये बैल बुद्धि ढपोड़ संघ स्टेट में और गवर्नमेंट में कोई भी फर्क नहीं पहचान पाए। फिर क्लियर हुआ कि भाई गवर्नमेंट स्टेट का एक पार्ट है आउट ऑफ द फोर बेसिकली। समझे बात को? पक्का? चलिए, ये जॉन लॉकी, क्या बोलते हैं इनका नाम, जॉन लॉकी क्यों रखा गया है? इनका लॉकेट चोरी हो गया था, पंडित ने बोला लॉकी खाओ तुम्हारा लॉकेट मिल जाएगा, तो शायद इनको जॉन लॉके बोलने लगे लोग। इन्होंने अपनी एक किताब लिखी बच्चों, टू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट, और इसमें क्या बोला इन्होंने? इन्होंने बोला दैट द स्टेट ऑफ नेचर वॉज नॉट वॉर बट पीस। सर ये क्या बोल रहे हैं? थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना कि अगर कानून नहीं था तो लोग जानते थे कि एक दूसरे के भाई और बहन भी दुश्मन बने पड़े हैं, तो एवरी पर्सन वॉज समबडीज एनिमी। तो स्टेट वॉज एक्चुअली द कंडीशन ऑफ वॉर। बट इन्होंने माना कि भाई वॉर कंडीशन नहीं था, देयर वॉज ऑलवेज पीस, पीपल ऑलवेज हैड नेचुरल राइट्स, एक दूसरे की इज्जत करते थे, हेल्प करते थे। भाई वो रामराज था, वो रामराज था। तो लौकी भाई रामराज की बात कर रहे थे। रहा होगा इनके मोहल्ले में कुछ, बट क्या हर जगह ऐसा था? एक बार इनको अफगानिस्तान की यात्रा करा देनी चाहिए थी। ये बोलते स्टेट इज नथिंग बट द स्टेट ऑफ वॉर, तो यहाँ पे स्टेट का मतलब कंडीशन शब्द हो गया बच्चों। तो लॉकी स्टेट ऑफ नेचर वॉज प्री पॉलिटिकल। लिंक कर पा रहे ऊपर वाले से? नहीं कर पा रहे? एक बार फिर से दिखा दूं भाई, यहाँ पे था ना, कहाँ गया ये वाले पॉइंट, दिस चिल्ड्रन। ओके, सो पीपल वर सोशल, हैड राइट्स एंड लिबर्टीज। था बच्चों ऐसा कुछ? क्या था शुरू से ऐसा? नो, हमको तो विश्वास नहीं होता किसी गली मोहल्ले में रहा होगा। सो तीन राइट्स लोगों को दिए गए थे, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। एक बार एक बच्चे को मैंने ज्यादा होमवर्क दे दिया, बोलने लग गया सर मेरे राइट टू लिबर्टी का हनन हो रहा है। मैंने कहा क्यों नहीं कर पा रहे होमवर्क? कह रहे सर पापा मी घर में काम बहुत देते हैं। मैंने कहा चाइल्ड राइट्स का भी हनन हो रहा है। चलिए, सो आज का कॉन्स्टिट्यूशन इसी पे बेस्ड है चिल्ड्रन। तो लॉकी साहब मानते थे दैट सो कॉल्ड स्टेट वाज द नेचर, सॉरी, स्टेट ऑफ नेचर वाज वन ऑफ इनकन्वीनियंस। की सो कॉल्ड पहले माना जाता था बड़ी समस्याएं थी, बट बाद में समस्याएं चली गई। सो लाइफ वाज इनकन्वीनियंट बिकॉज ईच इंडिविजुअल हैड टू इंटरप्रेट द लॉ ऑफ नेचर फॉर हिमसेल्फ एंड ऑल्सो हैड टू एनफोर्स इट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर अथॉरिटी। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि भाई मेरे लिए भी जीवन चलाना बहुत टफ है जब मैं बच्चों को बोलता हूँ कि भाई आप सड़क पे चल रहे हो तो हेलमेट पहन के चलो, क्योंकि उनको ये बात समझाना बहुत डिफिकल्ट है कि हेलमेट पहनने के फायदे और नुकसान क्या है। इज दैट क्लियर? और लोग बात सुनेंगे नहीं, तो इसलिए लौके साहब ने बोला एक काम करते हैं सर, आपकी बात बच्चे नहीं मान रहे ना, कानून बनवा देते हैं। अगर गाड़ी चला रहे हो बिना हेलमेट के तो चालान कट जाएगा। तो नेचर उस जमाने में जो था, इनके पास कोई भी मशीनरी नहीं थी कि लोगों के इंडिविजुअल राइट्स को एनफोर्स किया जा सके। जो रूलर ने बोल दिया उसी को मान लिया। तो वी हैड विच टाइप ऑफ सोसाइटी चिल्ड्रन? डिक्टेटरशिप सोसाइटी थी। खोपड़े में बात गई। तो दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स होते थे, जो लोगों के बीच में हो रहे थे वो सोशल, और जिससे सरकारें बनती थी वो गवर्नमेंटल। लोग अपने राइट्स को सरेंडर करते थे गवर्नमेंट को कि भाई जो गवर्नमेंट ने रूल बनाया वो हमें मंजूर है, और गवर्नमेंट कहती थी रूल तो हम खुद बनाएंगे स्टेट को चलाने के लिए। ये अमंग द पीपल था, ये अमंग द पीपल एंड द रूलर था। पुरानी मूवीज कभी देखिए, राजा का कॉन्वॉय जहां से निकलता था लोग अपने आप सिर झुका लेते थे,
बट आपके घर में कोई गेस्ट आए तो सिर्फ थोड़ा झुका लोगे। तो घर में कोई गेस्ट आया, इट इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और राजा का कॉन्वॉय निकल रहा है तो लोग सिर झुका लेंगे। समझ में आ गया? कुछ जो दबंग टाइप के लोग मोहल्ले में होते हैं, थोड़े गुंडे बदमाश टाइप, उनके यहाँ भी जब मजमा लगता है तो लोग वहां जाते हैं, तो मालिक प्रणाम ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? इज दैट अंडरस्टूड? सो हमारे लॉक भाई साहब क्या बोलते थे? रूलर वॉज द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉज बाउंड बाय इट्स टर्म्स। मतलब कोई भी घर अगर बिक रहा है तो उस पर पहला राइट सरकार का होगा, वो जब चाहे उसको खाली करवा सकते हैं। शायद इसी जमाने में लीज का कॉन्सेप्ट आया कि आप जमीन किराए पे तो ले सकते हैं बट खरीद नहीं सकते। सोर्स ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी टू द कंसेंट ऑफ द कम्युनिटी, मतलब गवर्नमेंट के पास जो भी अथॉरिटी थी वो माना जा रहा था कि लोग उस अथॉरिटी को गवर्नमेंट को दे रहे हैं। जानबूझ के डेमोक्रेसी बनवाई जाती थी, व्हाट? जानबूझ के। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट वाज देयर, कहने का मतलब मैं डिसाइड करूंगा कौन किस चीज का नेता बनेगा, मैं डिसाइड करूंगा कितने साल की सरकार होगी, मैं डिसाइड करूंगा क्या नियम कायदे कानून होंगे। तो एक तरह की मोनार्की थी। एंड किंग वाज द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ईदर बाय हुक और बाय क्रुक, एंड इफ द रूलर अब्यूज्ड हिज पावर्स एंड ब्रीच द ट्रस्ट ही मे बी चेंज्ड बाय द रिवोल्ट। तो लोग तभी तक सीधे हैं जब तक आप उनकी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। जिस दिन आपने डिनाइल स्टार्ट किया उस दिन वो आपके ही अगेंस्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा लग रहा है अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ऐसी थी, जब तक वो ठीक थे, जब लोगों को लगा नहीं तालिबान बेटर कर सकता है तो लोग अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए और उनकी सरकार के लोग देश छोड़ के भाग गए, वापस से तालिबान रूल चला। इज दैट अंडरस्टूड चिल्ड्रन? पक्का? तो मैंने लेक्चर के स्टार्ट में ही आपको बताया था भाई कि सो कॉल्ड ये थोड़ा सा बोरिंग जरूर है बट आपको काफी चीजें समझ में आ गई जो आगे काम करेंगी। फ्रेंच भाई साहब क्या बोलते थे? JJR, जनरल विल ऑफ द पीपल लेड टू द क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। ये जो जनरल विल शब्द है ना बच्चों, ये कहीं ना कहीं किस चीज की उत्पत्ति कर देता है? इलेक्शन। तो वहां पे आपके मोहल्ले में अगर बोला जाए अरे सौरभ सर बहुत अच्छे हैं, सौरभ सर बहुत अच्छे हैं, इन्हीं को इस बार MP बनाएंगे, मोहल्ले में मैं अपनी भोकालबाजी खुद ही मेंटेन करवा रहा हूं और ना चाहते हुए भी आप मेरे को सुपीरियर मानने लग गए, दिल से नहीं सिर्फ दिमाग से। यहां पे क्या था? दिल से आप लीडर को मान रहे हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ नेचर एज द स्टेट ऑफ ब्लिस एंड हैप्पीनेस। जो चीजें नहीं समझ में आ रही उनको भूल जाओ, बाकी खुश रहो। टाइम बीता, पॉपुलेशन बढ़ी, कुछ रईस होते गए और कुछ गरीब। तो कैसे इनके बीच का डिफरेंस हटाया जाए बच्चों? टैक्स लगा दो रईस पे ज्यादा और मेरे जैसे गरीब पे कम। नहीं समझ में आ रही बातें? समझ में आ गई? लाइफ बिकेम इनटॉलरेबल, सिंप्लिसिटी और हैप्पीनेस पूरी तरह से गायब हो गई। ह्यूमन बीइंग्स अपना रिलेशनशिप कोऑपरेशन के बेसिस पे बनाने लग गए और नेचुरल राइट्स को फॉलो करने के लिए हम सो कॉल्ड नेताजी के आगे नतमस्तक हो गए। तो अल्टीमेटली हमने मान लिया कि भाई एक नियम बना दो और उस नियम को हम मानने को तैयार हैं, बट जब तक नियम नहीं होगा कोई भी बात नहीं मानेगा। तो अगर आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं और हेलमेट लगा रहे हैं, कार चला रहे हैं और आपने सीट बेल्ट बांधी हुई है, तो इट इज द जनरल विल ऑफ द पीपल। और जो रोड ट्रांसपोर्ट एक्ट है, कानून है, दैट इज कॉल्ड एज द सॉवरेन चिल्ड्रन है, कॉल्ड एज अ sovereign. So individuals surrendered their rights to the general will of which individuals themselves were part. Hence they shared rights even after transferring them. आपने मेरे से घर खरीदा, प्रॉपर्टी आपने खरीद लिया, पैसा आपने मेरे को दे दिया है, आप उस पर रह सकते हैं, बट गवर्नमेंट को लग रहा है नहीं आपका घर बॉर्डर एरिया के पास है, हमको इसको मिलिट्री कैंट में, छावनी में बदलना पड़ेगा। तो एक स्पेशल ऑर्डर पास करके गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी ले सकती है चिल्ड्रन। So individuals are governed by authority in the name of general will, common good, in the form of a direct democracy. Is that understood, children? So रोजियो भाई साहब ने जनरल विल को ही क्या मान लिया? सॉवरेन। तो बच्चों इस चीज से एक चीज मेरे को नजर आती है, देयर मे बी नो रिटन लॉ। आई रिपीट, देयर मे बी नो रिटन लॉ। जो राजा साहब बोलेंगे, जो रूलर बोलेंगे उसी को सही मान लिया जाएगा, सिर्फ लिखित कानून हमारे पास नहीं है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? So individuals who were naive to the concept of political authority and civil rights could not form any particular point. They entered into agreement and start living a collectivized civil life.
इंडिया से आपने सुना होगा बच्चों, काफी लोग देश छोड़ के जाते हैं। क्या वो इंडिया का भी जरूरी है सिटीजनशिप सरेंडर कर दें? नो। कहीं ना कहीं मन में होता है कि भाई कुछ हद तक तो हम इस कानून से सही तरीके से गवर्न हो रहे थे, बट अब हमको लग रहा है कि हमारी इनकम इतनी ज्यादा है कि दूसरे देश में हम टैक्स कम देते हैं, तो चलो कमाएं और उस देश पे चले जाएं, ताकि कमाई वाली टाइम पे जब आप उस देश पे रहे तो टैक्स बच गए, वापस कल को अब लौट चले। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? तो कहीं ना कहीं इस थ्योरी का जैक्यूस साहब की यही मतलब है कि रिटन लॉ तो नहीं है, बट जो सुप्रीम अथॉरिटी ने माना हम उसको लॉ मान लेंगे। इज दैट क्लियर? सो एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट अगर अग्रीमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो जैसे ही नया कानून आया, पुराना कानून अपने आप कैंसिल। तो अगर मैंने आपके साथ एक अग्रीमेंट किया कि भाई एक पर्टिकुलर लैंड मैं आपको बेचूंगा, 1 करोड़ का लैंड था, आपने 10 लाख रुपए दे दिए, आपने कहा 1 साल के अंदर रिमेनिंग पेमेंट हम आपको देकर लैंड की रजिस्ट्री अपने नाम करा लेंगे। गवर्नमेंट ने उस एरिया को डिक्लेयर कर दिया ग्रीन बेल्ट और बोला कि यहाँ पे हम एक वनतारा जैसा रिजॉर्ट बनाएंगे, तो अब मेरे आपके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गया। उसको हम बोलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? वॉइड। समझ में आ गया? गवर्नमेंट ने कानून बदल दिया तो शुरू से ही ये अब गलत माना जाएगा। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? तो इसी के साथ बच्चों हमारा इमरजेंस की थ्योरीज होती हैं पूरी तरह से समाप्त।